नमस्कार, मैं विकास धर। आज पुस्तक समीक्षा में एक और पुस्तक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस पुस्तक का नाम है जिन्ना एक पुनर्दृष्टि। ये जिन्ना एक पुनर्दृष्टि के लेखक हैं वीरेंद्र कुमार बर्नवाल। इन्होंने जिन्ना एक पुनर्दृष्टि ये किताब लिखी है। आज हम इसकी विवेचना करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान के जो भी छात्र होते हैं तो उनके लिए बड़ा आवश्यक होता है कि वो भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति को बहुत अच्छे से समझें। और ये तो जिन्ना एक ऐसी शख्सियत है, खलनायक है भारतीय दृष्टिकोण में, कि इस खलनायक के नजरिए से देखा जाता है। तो इस खलनायक के बारे में पढ़ा जाना चाहिए। बहुत सारी पुस्तकें नेहरू पर लिखी गई हैं, गांधी जी पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, पर जिन्ना पर उतना काम साहित्यिक रूप में नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग तो नेहरू गांधी को जानते भी नहीं बहुत अच्छे से। अलग तरीका एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का माहौल बना रहता है। तो ये खलनायक जो हैं, आज मैं इनको खलनायक के तौर पर ही इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ये खलनायक की ये पूरी कहानी है और इसके लेखक के आपको बताया है कि वीरेंद्र कुमार बर्नवाल हैं। और इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के पूरे जो जीवन काल है उनका 1876 से लेकर 1907 तक, यानी राजनीति में प्रवेश से आपका इनका पूरा उठा लीजिए जीवन काल, इनके निधन तक, वहां तक की पूरी जो यात्रा है, उसके बाद भी उन्होंने आकलन भी प्रस्तुत किया है। और मोहम्मद अली जिन्ना ये 1876 से 1907 तक राजनीति में इनका प्रवेश हुआ था। उसके बाद पूरे इनके कहते हैं जन्म मृत्यु की पूरी कहानी इनमें पूरी कही है। अंतर्दृष्टि जो अंतर विरोध थे भारतीय राजनेताओं के साथ, उसकी भी कहानी है। अगर आप देखेंगे इसमें पृष्ठों की संख्या तो आप ये पृष्ठ पाएंगे कि करीब 384 पृष्ठ की ये पुस्तक है। 2005 में इसका पहला प्रकाशन हुआ है। मूल्य इसका 350 रुपये है और राजकमल प्रकाशन है, उन्होंने इसका प्रकाशन किया है। लेखक ने इनके जो पूरा जीवनी धारा था उसे उसे 3 खंडों में लगभग विभाजित कर दिया है और आकलन का एक अलग खंड कर दिया है, यानी 4 खंडों की पुस्तक है। खंड 1 में ये आप इनकी जन्म, शिक्षा, वकालत और राजनीति में प्रवेश, कांग्रेस विभाजन से प्रथम युद्ध तक की जो कहानी थी, रॉलेट रिपोर्ट के खिलाफ जो उन्होंने काम किया, चौरी चौरा कांड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत सन 1937 की चुनाव तक इनकी जो ये कहानी है, राजनीति में प्रवेश करते हुए कैबिनेट मिशन तक और माउंटबेटन के हिंदुस्तान आगमन से। वीरेंद्र जी ने जो विभाजन तक की घटना थी उसे खंड 1 में ही कवर कर लिया है। खंड 2 में इन्होंने जिन्ना की जो कामना, जिन्ना की पत्नी थी रतनबाई जिन्ना, उनके बारे में उन्होंने जो दूसरा खंड था उनको समर्पित किया और उनका मतलब क्या है उनके जीवन में योगदान, उसकी विवेचना की है। खंड 3 में उन्होंने वो बड़े महत्वपूर्ण ही मुद्दों पर मतलब बात छेड़ी है जिसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर इस किताब को अगर आप खरीदते हैं या कहीं लाइब्रेरी में आप ढूंढ कर पढ़ पाते हैं तो इसमें खंड 3 में गांधी और जिन्ना का संबंध क्या था, इसकी बातचीत की गई है। बहुत बड़ा एक सवाल होता है, लोगों के मन में दुविधा होती है कि गांधी और जिन्ना का संबंध क्या था। क्या गांधी जी जिन्ना के बहुत मतलब उनकी बातों के हिमायती थे? क्या गांधी और जिन्ना के बारे में क्या रिश्ता था? क्या उसके बारे में गलत व्याख्याएं, अलग अलग व्याख्याएं होती रहती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। तो उससे अगर आपको बचना है या चीजों को समझना है तो जरूरी है कि गांधी और जिन्ना का जो है अंक इसमें पढ़िए। बहुत लंबा टॉपिक दिया है, करीब आप देखें 40 पेज में इन्होंने गांधी और जिन्ना के बारे में कहा है। दूसरा, जिन्ना, गांधी और इनकी भाषा, इसको लेकर खंड 3 में ही कवर किया गया है। और जो तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिन्ना और मोतीलाल नेहरू, एक खंड 3 में ही, खंड 3 के तीसरे पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। जिन्ना और मोतीलाल नेहरू के क्या थे, खंड 3 में ही। चौथा जो है जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, खंड 5 में ही जिन्ना और भगत सिंह, और खंड 6 में ही जिन्ना और इकबाल। ये खलनायक के तौर पर ये हैं। इनकी जो सोच थी पाकिस्तान की संरचना को लेकर वो परिपूर्ण नहीं हो पाई, ये बात ऐतिहासिक रूप से तथ्य है। इन्होंने जो पाकिस्तान की सभा में भाषण दिया था, जिस उद्देश्य के साथ धार्मिक आधार पर किसी देश का बंटवारा
के आधार पर जो उनकी सोच थी, रणनीति थी, पाकिस्तान में विफल हो गई। बाद में आप ये देखेंगे। बहरहाल खंड 4 में इसका आकलन किया गया है और इस आकलन में मतलब लेखक ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। इसे महाभारत से जोड़ दिया है। महाभारत में जो कर्ण था, कर्ण, जिन्ना को कहते हैं कि महाभारत का कर्ण बताया गया है कि जिन्ना जानता था कि हमारा जो देश है, जो हमारा वो है, वो गलत होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तार्किक रूप से सही नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो फिर भी पता नहीं एक जिद की वजह से या अड़ियल रवैये के पन की वजह से वो अपने जिद पर अड़ा रहा। उनकी जिद का ही परिणाम था कि पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। जो उन्होंने पाकिस्तान की संसद में 11 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कहा था, उसको मैं पढ़ देता हूँ, इस पुस्तक का ही अंश है। उन्होंने भाषण दिया था, ये बड़ा रचीला भाषण है और बड़ा उनके मतलब जो सपने हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि सपने किस तरह से बिखर जाते हैं। जिन्ना को जो सपना था पाकिस्तान को लेकर, वो सपना उनका इस भाषण के बाद आप समझेंगे कि कैसे बिखर गया। उन्होंने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के उद्घाटन पर यह कहा था, अगर आप अपने अतीत को बदल देते हैं और सबके साथ एकजुट होकर इस भावना से काम करते हैं कि चाहे उनका रिश्ता आपके साथ पहले कैसा भी रहा हो, चाहे वे किसी भी रंग, जाति और मजहब के हों, सभी शुरू से और आखिर तक इस राज्य के अधिकार, सुविधा और कर्तव्य के क्षेत्र में बराबरी के भागीदार नागरिक हैं, तो आपकी उन्नति की कोई सीमा नहीं होगी। मैं इस पर और अधिक जोर नहीं देना चाहता। अगर आप इस भावना से शुरुआत करते हैं तो कालांतर में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हिंदू और मुसलमान के बीच व्याप्त अंतर के आड़े तिरछे कोने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खुद मुसलमान में आपको पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी और हिंदुओं में ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली और मद्रासी जैसे कितने ही फिरके मिलते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी और स्वाधीनता के रास्ते में ये सबसे बड़ी बाधाएं थीं, और अगर ये ना होती तो हम कभी के स्वतंत्र राष्ट्र होते। इसके बिना कोई भी ताकत एक राष्ट्र को, खासतौर से 40 करोड़ लोगों के राष्ट्र को अपनी अधीनता की गिरफ्त में ना तो रख सकती है और ना ही उस पर फतह हासिल कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ भी तो इसके बिना कोई ताकत आप पर इतने लंबे अरसों तक कब्जा बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सकती। इससे हमें अब नसीहत लेनी होगी। अब आप आजाद हैं पाकिस्तान के राज में अपने मंदिर जाने के लिए, आप आजाद हैं अपने मस्जिद जाने के लिए या किसी और इबादत गाह की ओर रुख करने के लिए। आप किसी भी मजहब, जाति या विश्वास से ताल्लुक रखते हो, इससे राज्य के कारोबार का कोई लेना देना नहीं है। जिन्ना का जो सपना था, जो उनका ड्रीम था, इस भाषण में आपने भी सुना, उस ड्रीम पाकिस्तान के जो वर्तमान शासक हैं, शासन व्यवस्था है, पाकिस्तान की जनता है, सोचे कि इस ड्रीम को कहां तक कामयाब कर पाए। धर्मनिरपेक्ष की जो मूल छवि थी यहाँ, वो तो उसी समय खत्म हो गई। ये मेरा मानना है कि उसी समय खत्म हो गई थी जब विभाजन की बातचीत चल रही थी। विभाजन का एक ही आधार था, सांप्रदायिक आधार, और सांप्रदायिक आधार पर जिस धर्मनिरपेक्षता का दावा कर रहे थे, वो धर्मनिरपेक्षता ना तो थी, ना तो अब वर्तमान में तो किसी तरह दिखी। और वही कारण है कि पाकिस्तान की आज ऐसी दशा और दिशा क्यों है, इतनी खराब हालत क्यों है। उसका कारण यही है कि जो आदर्श थे, उस आदर्श को कहते हैं मिटाने की शुरुआत, उसको पीछे खींचने की शुरुआत विभाजन की बात करके ही हो गई थी। तो इसमें आकलन किया गया है जिन्ना ने बाद में खुद कहा था कि पाकिस्तान उनकी एक बड़ी भूल है। ये किताब से सही बात थे। तो जिन्ना की पाकिस्तान भूल थी, ऐसा उन्होंने अपने कहा था। ऐसे तमाम सारे सोर्स इस पुस्तक में हैं। तो अगर आप इस शख्सियत को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, जिन्ना एक पुनर्दृष्टि। और इसके लेखक हैं वीरेंद्र कुमार वर्णवाल। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस पुस्तक को क्यों पढ़ें, ये बड़ा सवाल होता है। पहला, अगर आपको विभाजन की विभीषिका को समझना है और विभाजन की विभीषिका में किस का क्या क्या योगदान रहा है, अगर उसको समझना है तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। विभाजन के समय जिन्ना की क्या भूमिका रही,
इसको आप समझने के लिए इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए कि जिन्ना की क्या भूमिका रही है और इनका शुरुआत से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बनने तक की जो यात्रा है वो बीच में किन किन किरदारों को निभाते हुए चलती जा रही थी। दूसरा, अगर आप जिन्ना और गांधी के बारे में समझना चाहते, अच्छी समझ विकसित करना चाहते हैं तो ये किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरा, एक और कहते हैं जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं कि उनके बीच कैसा संबंध था तो आपको जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए। इन 3 वजहों से आपको पढ़ना चाहिए कि विभाजन में जिन्ना की भूमिका क्या है, गांधी और जिन्ना का क्या संबंध था, नेहरू और जिन्ना का संबंध क्या था। अगर ये 3 कारण आपके पास हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। तो लगभग ये रही मेरी बात और पुस्तक समीक्षा आज का अंक, ये वीडियो अब यहीं पर खत्म होता है। अगर आपके कोई सुझाव हैं या अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप दिल खोल के कुछ भी कहिए। धन्यवाद।